लिखेंगे नोट नंबर 1, अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स are based on, good morning, under absorption costing fixed production ध्यान से समझिएगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन एब्सॉर्प्शन रेट। Which is calculated by using normal capacity। देखिएगा, मैंने ऊपर जो स्टेटमेंट बनवाया था वहां पर भी एक पॉइंट लिखा था मैंने, ये देखो, फिक्स्ड फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि एक एब्जॉर्प्शन रेट पर बेस्ड होंगे। तो पहला पॉइंट जो हमें समझना है वो यही समझना है। तो ये बात आ गई कि जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हैं वो किस पर बेस्ड होंगे, एब्जॉर्प्शन रेट पर बेस्ड होंगे, और ये रेट निकाली जाएगी यूजिंग नॉर्मल कैपेसिटी। ये दो बातें याद रखनी है आपको। यानी अब अगर मैं आपको फॉर्मूले के तौर पर लिखूं तो लिखोगे एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। या ऑब्लिक नॉर्मल आउटपुट। ये क्या कॉन्सेप्ट है, अब हमें इसको समझना है। हालांकि आप लोगों को फाउंडेशन लेवल पर भी ये पॉइंट बताया गया होगा कि एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब क्या होता है, बट चलिए अपन मानते हैं कि आपको चीजें सब भूल चुके हैं, तो हम नए सिरे से जरा इस बात को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक बहुत बेसिक से फंडामेंटल रूल पर चलते हैं, वो समझना। मान लो मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, मेरे पास ये एक क्लासरूम है। जिन्होंने फाउंडेशन में मुझसे पढ़ा है याद आने लगेगा जैसे जैसे ये एग्जाम्पल आगे बढ़ेगा। ये मेरा क्लासरूम है, ठीक है।
इस क्लासरूम की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, इस क्लासरूम की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 60 स्टूडेंट्स। और इस क्लासरूम में जब मैं कोई भी बैच चालू करता हूं तो नॉर्मल कैपेसिटी, जानते हो नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज जब भी मैं अपना बैच स्टार्ट करूंगा तो कितने बच्चे आ जाएंगे। इस क्लासरूम में मैक्सिमम 60 बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा तो मैं बैठा ही नहीं सकता। बट जरूरी नहीं है ना कि हर बार जब मैं बैच स्टार्ट करूंगा तो मेरे क्लासरूम में 60 स्टूडेंट ही होंगे। तो मैंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस चेक किया। नॉर्मल कैपेसिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। उस पास्ट एक्सपीरियंस से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उस पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे ये पता लगा कि ऑन एन एवरेज मेरे बैच में 40 स्टूडेंट्स तो आएंगे। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब समझ आ रहा होगा। नॉर्मल कैपेसिटी आपके पास्ट एक्सपीरियंस से कलेक्ट किए गए डेटा के आधार पर डिसाइड की जाती है कि यार पास्ट में मैं जब भी अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं, अपना बैच स्टार्ट करता हूं, तो नॉर्मली 40 स्टूडेंट का एक बैच बन जाता है। मैक्सिमम मेरे इस रूम में 60 आ सकते हैं, इसके बियॉन्ड में बैठा नहीं सकता। लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि मेरी क्लास जब स्टार्ट होगी तो बैच में 40 स्टूडेंट आ जाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर? बिल्कुल। दिस इज अवर नॉर्मल कैपेसिटी विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। तो उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया हुआ है। आओ अब इस क्लासरूम का मेरा जो रेंट है, क्लासरूम का मेरा जो रेंट जाता है, मान लीजिए वो रेंट, ध्यान से सुनना, मेरा जो रेंट जाता है वो 1,60,000 रुपए जाता है। मेरा वो रेंट कितना जाता है? 1,60,000 रुपए जाता है। बताओ मैं ये रेंट का पैसा किन बच्चों से रिकवर करूंगा? 40। सुनना, अभी मैंने बैच स्टार्ट नहीं किया है, ये बैच के स्टार्ट होने से पहले की बात हो रही है। मैं ये मानता हूं कि नॉर्मली जैसे ही मैं बैच स्टार्ट करूंगा तो 40 बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। और मुझे ये भी पता है कि मुझे इस क्लासरूम का रेंट 160 देना है। तो क्या आपको ये लगता है कि दिस 160 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम 40 स्टूडेंट्स विच इज माय बेसिक नॉर्मल कैपेसिटी? यस सर। हाँ सर। तो क्या ये पर स्टूडेंट की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर। इसी को नाम दिया गया एब्जॉर्प्शन रेट। यानी आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को पर यूनिट, पर स्टूडेंट कितना रिकवर करना चाहते हो। ध्यान से सुनना, हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, होगा कि नहीं ये तो पता लगेगा जब बैच चालू होगा। बट मैं चाहता क्या हूं? मैं ये चाहता हूं कि ये 160 का रेंट इन 40 बच्चों से रिकवर हो जाए। तो जब मैं आपकी फीस डिसाइड करूंगा कि भैया फीस कितनी लेनी है, उसमें खर्चा भी तो जोड़ूंगा। कितने रुपए का पर बच्चे का? 4,000 रुपए पर बच्चा जोड़ूंगा। बोलो बात समझ आई? इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन रेट। इसे क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन। यानी एक तरीका, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है? एक तरीका या अ वे इन विच वी कैन रिकवर अवर ओवरहेड्स। एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम अपने ओवरहेड्स को रिकवर करने के बारे में सोचते हैं। सोच, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अभी तक केवल सोच रहे हो, हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी, सोच। तो क्या आपको लगता है कि मैं मिनिमम 4,000 रुपए तो सोचूंगा? अगर मैं पहले ये सोच के चलूं कि नहीं 3,000 रुपए का रेंट हर बच्चे से लूंगा, तो क्या 40 बच्चों से पूरा रेंट ले पाऊंगा? क्या नो सर। नहीं ले पाऊंगा। तो मेरी बात समझ आ रही है? मैंने सबसे पहले ये सोचा
कि जब मैं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल कैपेसिटी मैं अपने ओवरहेड की रिकवरी किस रेट के आधार पर करूंगा। तो रिकवरी रेट निकालने का एक फॉर्मूला बन गया। बोले आपके टोटल खर्चे लगेंगे 160। क्या मैं 60 से डिवाइड करके निकाल दूं कि यार मैं 60 बच्चों को बैठा सकता हूं? नहीं सर 40 होगा। क्यों नहीं सर होगा? 40 होगा। बात समझ आ रही है? 60 क्यों नहीं होगा? क्यों? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कभी बताता ही नहीं है कि 60 बच्चे आएंगे मेरे बैच में। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस तो 40 पे आके रुक गया ना। तो मैंने इसको डिवाइड बाय 40 कर दिया। कितना आ गया? 4000। बोलो क्या ये बात अब आपको समझ आ गई कि एब्जॉर्प्शन रेट का बेसिक मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन रेट केवल ये बताती है हाउ टू रिकवर योर फिक्स कॉस्ट ऑन पर यूनिट बेसिस या पर आवर बेसिस या पर स्टूडेंट, कोई भी तरीका हो सकता है। डिपेंड्स कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। अभी मैं अगर स्टूडेंट है तो मैं पर यूनिट थोड़ी बोलूंगा, मैं पर स्टूडेंट बोलूंगा। अगर यहीं पर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइड करने में अपना जो आर्स आपको दूंगा, मैं ये रेट पर आर निकाल लूंगा कि भैया मेरा इतना खर्चा होता है और इतने क्लाइंट आते हैं तो इतने खर्चे को इतने क्लाइंट से रिकवर करना है मुझे। तो रिकवरी रेट बेसिकली एक एब्जॉर्प्शन रेट होती है विच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल कैपेसिटी। अब आओ, अब सुनना, यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो अब मैं आता हूं नोट नंबर 2 पर। अब जब मैंने अपनी सोच देख ली तो अब मैं एक्चुअल बैच स्टार्ट करूंगा। क्या मानते हो कि एक्चुअल में 3 सिचुएशन बन सकती है? 40, 40 से कम और 40 से ज्यादा। इसके अलावा चौथी कोई सिचुएशन नहीं बन सकती। वापस सुनना, अब मैंने अपनी रेट निकाल ली। अब रेट निकालने के बाद अब मैंने अपना बैच अनाउंस कर दिया और बैच स्टार्ट कर रहा हूं। क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं? एग्जैक्टली 40 ही बच्चे आ जाएं, हाँ सर ज्यादा है। 40 से कम आए या 40 से ज्यादा आए, 3 ही सिचुएशन बनेंगी। तो अब जब एग्जैक्टली 40 आए तब तो मुझे कोई समस्या नहीं है। क्यों? मैंने सोचा भी कितना था 40। और आ कितने गए? 40 40 सोचा था, 40 आ गए। अगर 40 सोचा था और 40 आ गए तो मेरी रिकवरी पूरी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। लेकिन अगर स्टूडेंट कम या ज्यादा आए तो क्या लगता है रिकवरी के अमाउंट पर फर्क पड़ेगा? यस सर। बिल्कुल धीरे धीरे सुनो, मैं बहुत स्लो। समझ में नहीं आया लाइन। हम एक एक छोटी छोटी बात को लेकर चल रहे हैं। मैं फिर मेरी बात को सुनना। मैंने सोचा था 40 आएंगे, 40 आ गए। बताओ 40 बच्चों से 4-4 हजार रुपए कलेक्ट करूंगा तो क्या 160 रिकवर हो गया? क्या हाँ सर। हो गया? लेकिन अगर 40 की जगह 30 आए तो क्या हुआ? सर बच जाएंगे मतलब। रिकवर नहीं हो पाए ना। और अगर 40 के बजाय 50 आ गए तो सर तब रिकवर हो जाएंगे। रिकवर नहीं हो जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे। रेंट तो अभी भी 160 जाएगा, और पैसे ज्यादा मिल जाएंगे बस। पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यही बात मैंने आगे समझाई है विच इज कॉल्ड एज ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। यानी ज्यादा या कम हो जाना किसका? सोच का। ध्यान से सुनना, मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एब्जॉर्प्शन मतलब जो सोचा था, एब्जॉर्प्शन मतलब जो सोचा था, जो सोचा था वो ज्यादा हो गया या जो सोचा था वो कम रह गया। इसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। आओ पहले इसकी कैलकुलेशन सिखाता हूं, फिर एग्जांपल से हम जरा इसको भी समझेंगे। तो नोट नंबर 2 डालेंगे। दुष्यंत बिल्कुल बात करूंगा मैं। अभी तो मैंने 40 का एस्टिमेट कर रखा है, हमेशा नहीं। आप समझो अगर मान लो लगातार 40 से कम आएंगे तो मैं एस्टिमेशन चेंज करूंगा ना आगे जाकर। मुझे एक बात बताओ, एस्टिमेट हर बैच के चालू होने से पहले किया जाएगा? बीच में तो कर ही नहीं सकता। अच्छा आज मैं आप लोगों को बोल दूं अरे यार देखो कि भैया आप लोग 15 ही बच्चे आए हो मेरे बैच में, तो वैसे तो मैं 4,000 रुपए लेता था बट अब तो आपसे मैं 8,000 रुपए लूंगा, तो आप दे दोगे क्या बैच के चालू होने के बाद, बात होने के बाद?
नो सर। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे इसको रिवाइज करना है तो अगले पीरियड या अगले बैच में रिवाइज होगी ना ये तो अगर मुझे लगता है कि हमेशा 40 से कम आएंगे तो मैं इस रेट को रिवाइज करूंगा। मैं पहले ही डिसाइड कर दूंगा कि अच्छा 25 ही बच्चे आते हैं तो बोले 1,60,000 डिवाइड बाय 25, अगली बार से फीस में बढ़ा दूंगा कुछ पैसा ताकि मेरे 6,400 रुपए कवर हो जाए। आओ पॉइंट नंबर सेकंड, हाउ टू कैलकुलेट। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्प्शन। अब सर हमने अपनी सोच कर ली तो अब हम ये निकाल लें कि हमारी सोच गलत थी या हमारी सोच सही थी। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए पॉइंट लूंगा। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, सबसे पहले लूंगा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। समझिएगा बात को, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या हो गया? मेरी सोच, यानी मेरी सोच जो है वो ये बी, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड number of units into absorption rate। मैं लिख देता हूं रिकवर्ड। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन आइएगा। अब जरा इसको प्रैक्टिकली अपन जरा क्वेश्चन पर लेते हैं। देखिएगा, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरे ओवरहेड इतने एब्सॉर्ब हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड रिकवर हुए। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड की रिकवरी कब होगी? जब मैं अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आओ मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुनना मेरी लाइन को बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरे पास 40 स्टूडेंट एक्चुअल में आए, सॉरी 30 स्टूडेंट एक्चुअल में आए और 40 रुपए की रेट थी। बताओ मेरी रिकवरी कितनी हो पाई? 30 रुपए तक। आप क्या बोलोगे? 4,000 एक बच्चे से सोचा था आपने और आए केवल 30 बच्चे, तो कितना रिकवर कर पाए? 1,20,000। 1,20,000। क्या यहां तक की बात क्लियर? बिल्कुल। यस सर। आपकी सोच तो ये थी कि आप रिकवर कर लोगे 1,60, जबकि एक्चुअली में रिकवर कितना हो पाया? एक्चुअली में रिकवर कितना हो पाया? 120। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो बताओ क्या आप किस तरह से अब इस बात को समझोगे? सर मतलब हमने सोचा उसमें से माइनस कर दो जो एक्चुअल में आया।
हमने तो सोचा उसमें से माइनस कर दो जो एक्चुअल में हुआ। हाँ, तो बताओ कम रह गया या ज्यादा रह गया, कम आया कि ज्यादा आया? अंडर एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या कहलाएगा आपका? एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन। यानी अब आप सुनो, आपको रिकवरी भले ही 1/20 हुई हो, लेकिन रेंट तो पूरा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, आपको बताओ। देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने सोचा तो था कि 160 रिकवर कर लोगे, लेकिन एक्चुअल रिकवरी आप 120 कर पाए। तो ये जो आप अंडर रिकवर कर पाए, ये जो अंडर रिकवर कर पाए, ये आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा या आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। मैं दो तरह से बोल सकता हूं। मैं या तो ये बोलूंगी अगर रिकवरी कम हुई तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। क्योंकि आप रिकवर कर नहीं पाए लेकिन आपको पेमेंट तो पूरा करना है। हाँ, आप समझ रहे हो, आप रिकवर भले ही नहीं कर पाए लेकिन पेमेंट तो पूरा जाएगा ही करना है। जाएगा। तो पेमेंट अगर पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40,000 अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रॉफिट पर इंपैक्ट डालना है। यानी मैं अब देखो यहां आपको समझाता हूं, इस फॉर्मेट में देखना एक बार सब जने, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने यहां लिखा कि 1/20 की रिकवरी हुई, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन रेट ले लिया। अब सर जब 160 लिखेंगे ना? 1/20 लिखूंगा यहां तो बेस्ड ऑन रेट लिखूंगा ना, तभी तो यहां एडजस्ट करूंगा अंडर और ओवर को, वरना फिर ये क्यों आएगा। हाँ टोटल 160 ही, आप समझो मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझो। मैं ये बोल रहा हूं एक्चुअल में तो 160 ही लगे, लेकिन उस 160 को लिखने का तरीका चेंज कर दिया मैंने। लिखूंगा तो नो डाउट 160 ही, क्योंकि लगे तो 160 ही है ना। हाँ सर। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने स्टेटमेंट को ऐसे एडजस्ट करना चाहता हूं जो ये रिफ्लेक्ट करवा सके कि मेरी सोच क्या रह गई थी और क्या हुआ। यानी मेरी सोच के अकॉर्डिंग मैंने ये कॉस्ट शीट बनाई। ध्यान से सुनना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो बन रहा है ना, ये बेसिकली काम होने के पहले बनता है कि ऐसा ऐसा मेरे बिजनेस में होगा। तो जब बिजनेस में होगा, जो मेरी सोच थी उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने 1/20 तो रिकवर कर ही लिए, कोई दिक्कत ही नहीं आई। आप समझ रहे हो, 1/20 तो मेरे ओवरहेड रिकवर्ड हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने तो खर्चा 160 कर दिया ना। हाँ तो 160 कर दिया तो अभी तो मैंने यहां पर केवल कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा है, सर 1/20। जब तक 40 और नहीं लिखूंगा क्या मेरा प्रॉफिट सही हो पाएगा क्या? तो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड 40। जब सीओजीएस निकाल लूंगा उसके बाद केवल एक प्रेजेंटेशन चेंज है, 1/20 यहां जोड़ दिया, 40 यहां जोड़ दिया, जुड़ना तो 160 है भैया, सीधी सी बात है, जुड़ना तो 160 है ना। आप समझ लो मेरी बात को। सर हाँ जी, सर जैसे आप बोल रहे हो कि ये मतलब ये एब्जॉर्प्शन रेट जो भी बन रही है अपने अभी सारी एस्टिमेशन पे ही बन रही है ना? एब्जॉर्प्शन रेट होती ही हाँ, एस्टिमेट। हाँ तो जी, सर अभी ये तो एक्चुअल में आया ना 30, तो वो अपन पहले कैसे रख सकते हैं? पहले मतलब मतलब कि एब्जॉर्प्शन में तो अपन ने 40 ही सोचा था ना। मैंने रेट निकालता हूं, मैं यहाँ अमाउंट थोड़ी निकाल सकता हूं। मैं, आप खुद सोचो, अमाउंट कब निकाल पाओगे? आप एक चीज बताओ, आप एब्जॉर्प्शन रेट पहले निकाल सकते हो या अमाउंट पहले निकाल सकते हो? एब्जॉर्प्शन रेट ही निकाल सकते रेट ही हैं। निकालोगे ना। तो मैंने तो हाँ 4000 की रेट निकाली थी। अब जब बच्चों का एनरोलमेंट होना चालू हुआ होगा तो मैंने देखा कि 30 बच्चों का एनरोलमेंट हो गया है। हाँ। तो मैंने कहा उस हिसाब से मेरा यहाँ 1/20 ही रिकवर हुआ। तो सर ये अगर एस्टिमेशन में बन रहा है तो फिर अपन इसमें एक्चुअल डेटा कैसे डाल रहे हैं? मेरे को ये समझ एक्चुअल नहीं डेटा आया। कहाँ डाल रहा हूँ, केवल मैं कॉपी इसका कर रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट को। वो तो मुझे पता लगेंगे ना बैच चालू करते ही। अच्छा। आप समझे नहीं, मैंने रेट प्री डिटरमिन की। लेकिन एक बात बताओ, ये मटेरियल में ले रहा हूं, आप समझना, जैसे आपको मैं नोट्स दूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं नोट्स की पर यूनिट कॉस्ट ही तो ढूंढता हूं। जितने बच्चे आएंगे मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो मेरी शीट तैयार हो गई। हाँ लेबर 30 से मल्टीप्लाई किया, शीट तैयार हो गई। हाँ, जितना आ रहे हो उतने आप समझ रहे हो, इन इन वेरिएबल में दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो चलती ही पर यूनिट पर है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। हम्म।
लेकिन एक दिक्कत आ गई फिक्स्ड ओवरहेड पर। तो अब मैं फिक्स्ड ओवरहेड कैसे लूं यहाँ पर? तो मैंने ये बोला, मैंने 4000 की रेट निकाली हुई है। अब सुनो, जब मैंने 4000 की रेट निकाली इंटू 30 किया तो कितना लगा? 20। अब एक समस्या दिखाई दी मुझे, मटेरियल में नहीं दिखाई दी ये समस्या। जानते हो क्यों नहीं दिखाई दी? मटेरियल में, आप सुनना मेरी बात को, मटेरियल मान लो मैंने कभी भी फिक्स्ड अमाउंट थोड़ी दिया होगा। आप सोच के देखना, मैं है ना नोट्स की बात करता हूँ, प्रिंटिंग करवानी है मुझे, तो मुझे एक बात बताओ, मैं प्रिंटिंग की कॉस्ट क्या ये फिक्स्ड है कि भैया बच्चा आए या ना आए मैं जाके प्रिंटिंग वाले को 1,00,000 रुपए दे दूंगा? नहीं सर। या जब बच्चे आएंगे उसी हिसाब से होगा ना प्रिंट तो? हाँ। या ऐसा भी मान सकता हूँ, चलो मैंने उसे 1,00,000 अगर दे भी दिए, इस बार बच्चे कमाए तो अगली बार जो बच्चे आएंगे बचे हुए नोट्स उनको दे दूंगा, तो अगली बार कम कॉपी करवा लूंगा। लेकिन क्या रेंट में ऐसा हो सकता है? नहीं वो तो जाएगा मैं जी। सामने वाले को बोल सकता हूँ यार सॉरी प्लीज माफ कर दो, बच्चे कम आए हैं तो रेंट कम कर दो, नहीं सर। अगली बार जब बच्चे ज्यादा आएंगे तो मैं रेंट ज्यादा दे दूंगा? क्या ऐसा होता है कभी रेंट पर? नहीं सर। तो बस मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, दिक्कत केवल इस खर्चे पर आने लग गई। तो पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता। बस मैं केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं, मैं यहाँ वन देखो, अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, देखो आप खाना खाते हो, खाना कैसे खाते हो? ऐसे खाते हो ना? हाँ। आज मैं बोल रहा हूँ ऐसे खाना बात तो वही है। खाओगे तो मुंह से ही, या ऐसे हाँ। करके कान में डाल लोगे कि खाना यहाँ से खा लेते हैं आज? नहीं सर। खाओगे तो मुंह से ही। तो बात वही है, लिखूंगा तो 160 ना, खर्चा तो 160 हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ 120 लिख दिया, क्यों? क्योंकि मेरा एक मेथड चल रहा था, तो मैंने 40 क्या कर दिया, कम लिखा ना। कम। कम लिखा तो वो यहाँ ऐड कर दो नीचे लाकर। दुष्यंत, मुझे आपका क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया, कंसिस्टेंटली उतना ही क्या मतलब हुआ इसका? उतना ही मतलब फिगर के साथ बताओ। 40 मेरा नॉर्मल था, अब आप क्या बोलना चाह रहे हो उसके साथ बताओ। सर हर साल कॉन्स्टेंटली आए तो हर साल 40 कितने कांस्टेंट कितने? 40, 40 से कम, 40 से ज्यादा? कम कम 40 से कम आए तो अगले साल रिवाइज कर दूंगा ना, इस साल नहीं कर सकता, अगले साल दोबारा रेट निकाल लूंगा। अगर मुझे लगता है कि भैया इस बार कम आए, तो मैं अगली बार भी पता है चेंज नहीं करूंगा, मैं एक दो बार और देखूंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि भैया एक बैच दो बैच में कम आ गए, उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे, मैं सोच रहा हूं। आप समझो ये केवल मेरी सोच है। और मैं अब एक एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, मेरी सोच पर थोड़ी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सर भाई मैं सोच ही तो रहा हूँ, क्या दिक्कत है सोचने में? मुझे लगता है कि यार चलो इस बार कोरोना की वजह से कम बच्चे आए, अगली बार जब पूरा ऑफलाइन बैच होगा बच्चे बढ़ जाएंगे, मत करो चेंज। अगर आपको लगता है कि नहीं लगातार ऐसा हो रहा है कि बच्चे कम आ रहे हैं, तो अपनी रेट को चेंज कर डालो, अपनी रेट को चेंज कर दो, चेंज करके आप ठीक करो उसको, अब आप रिकवरी ज्यादा करो। समझो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने जो सोचा था और जो घटित हुआ उसका एडजस्टमेंट एक नई हेडिंग में होना है, बस और कुछ नहीं बता रहा हूं। लिखना 160 ही है, लिखना 160। है, क्योंकि खर्चा तो 160 हुआ ना यार। एक बात बताओ, खर्चा 160 हुआ तो क्या मैं 160 से कम या ज्यादा लिख सकता हूँ क्या अपनी बुक्स में? लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि लिखने का तरीका चेंज हो गया, ऊपर नहीं था ये दिक्कत। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनता एक्चुअल डेटा पे था। एक्चुअल डेटा पर है, याद करो। तो यहां जब मैं फिक्स कॉस्ट लिखूंगा ना, तो मैं 160 लिख दूंगा डायरेक्ट, कहीं कुछ सोच की बात ही नहीं आई मार्जिनल में, बट एब्जॉर्प्शन में आ गई। अब जरा इसी बात को दूसरी तरफ समझो, सुनना ध्यान से। अब मेरी गुडविल बढ़ गई, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, अब क्या हुआ, बैच बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और 50 बच्चे आ गए। 50 इंटू 40 कितना रिकवर हुआ? 2 लाख। क्या मकान मालिक को खुशी खुशी में 2 लाख का रेंट दे दूं क्या जाके? नो सर कि भैया अरे मैं तो बहुत खुश हूं, आज तो मेरा नाचने का मन कर रहा है और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा पैसे ले लो, तो मैं आपको 2 लाख दे देता हूं। उसको कितना दूंगा? भाई 160। अब प्रॉब्लम ये हो गई, मैंने तो यहाँ 2 लाख लिख दिया कि नहीं लिख दिया?
हाँ सर। रिकवरी रेट के आधार पर मेरी अकाउंटिंग में तो 2 लाख आ गया, बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर जितना एक्चुअल में मैंने रिकवर किया। अब ज्यादा लिख दिया ना, तो माइनस कर देंगे। ज्यादा लिख दिया तो यहाँ लाके क्या कर दूं उस बाकी के 40 को, माइनस या 60, जो भी ज्यादा है वो हटा दो। वो हटा दोगे तो फिर बचेगा तो 160 ही। हाँ सर। मैं बस यही बात समझाना चाह रहा हूँ, वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो वो एक बार क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो क्या उससे भी और अच्छे समझ जाएगा। अरे क्या बात कही रिद्धि, बिल्कुल करेंगे। वो तो करना ही पड़ेगा। अरे पढ़ाई रहे। आप टेंशन ही मत लिया करो। अब आप मेरे हाथों में आए हो, आप तो आपको सीए में बनाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, कि आपको ये चीजें भविष्य में याद रहें, कल को कभी भी आप जाओ बड़ी बड़ी कंपनियों में तो सब चीजें पता लगा सको। ये तो निश्चिंत रहो, मैं जो बोल रहा हूं केवल एक प्रेजेंटेशन वे चेंज हुआ मेरा, बस मैं ये बोल रहा हूं खर्चा तो 160 ही हुआ है। तो ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं 160 से ज्यादा या कम खर्चा नहीं लिख सकता, वरना तो प्रॉफिट गलत हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने ये जो स्टेटमेंट बनाया ये सोच पे बना दिया, सोच के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने ज्यादा रिकवरी कर दी, 2 लाख कर दी, जबकि मेरा खर्चा 160 ही हुआ। तो बाकी का क्या मेरी कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए या प्रॉफिट का हिस्सा होना चाहिए? प्रॉफिट। तो भैया कॉस्ट को कम कर दो तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ सर। समझ रहे हो? अगर यहाँ मैंने 2 लाख की कॉस्ट लिख दी और यहाँ मैंने कॉस्ट में से 40,000 माइनस कर दिए, तो मेरी कॉस्ट कम होकर 160 पर आ गई। हाँ सर। और 160 पे आ गई तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन। बोलो आया पॉइंट समझ में? हाँ सर। करेंगे अभी प्रैक्टिकल, आप निश्चिंत रहो, प्रैक्टिकल जब डेटा लूंगा तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से आएंगी। लेकिन पहले प्रैक्टिकल पर जाने से पहले हम समझें तो सही कि एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। तो खर्चा वही है जो हुआ, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा तो फिक्स्ड है, बट उसके प्रेजेंटेशन का वे चेंज करवा दिया इस मेथड ने बस, और वो मैंने यहां पर ले लिया। तो लीजिए दूसरा नोट आ गया मेरे पास कि मैं अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन निकालूंगा, कंपेयर करके देखूंगा और उसे करस्पॉन्डिंगली एडजस्ट कर दूंगा। नोट नंबर 3, सर जितना रिकवर किया है उतना ही लिखते हैं ऊपर वाले में। ऊपर तो जितना रिकवर होगा मेरी रेट के अकॉर्डिंग, हाँ बोले। क्योंकि वो रिकवरी रेट पर बेस्ड है, तो वो मैंने ज्यादा लिख दिया। अब मैंने उसको कंपेयर कर लिया कि यार मैंने ज्यादा कॉस्ट लिख दी बट कॉस्ट तो कम हुई है, तो माइनस करो। माइनस। हाँ। और अगर मेरी रिकवरी कम हुई है लेकिन खर्चा ज्यादा हुआ है तो कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा मुझे। देखो हाउ टू कैलकुलेट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, देखो मैंने आपको जब मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनवाया था तो मैंने ये बोला था आपको कि यहां पर जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो किस पर होता है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर। अब आ जाओ, लेकिन यहां वेरिएबल और फिक्स्ड साथ साथ चलती हैं, तो लिखो स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जब आप यहां पर पहुंच चुके हो जिसमें आप वेरिएबल फैक्ट्री और फिक्स्ड फैक्ट्री दोनों जोड़ चुके हो, इस आधार पर आपने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली है। वैल्यू इज इक्वल टू, कुछ बचे सेक्टर में। क्या बोल रहे हो?
और कितने टॉपिक बचे हैं चैप्टर में? खत्म। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या टोटल प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मल्टीप्लाई में लिख दो यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। निकाल लिया सबने? हाँ सर। यस सर। देखिएगा ध्यान से, इसको पढ़ते हैं अपन। देखो ये बोल रहा है योर कंपनी हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स पर ईयर। ये तो आपकी कैपेसिटी दे रखी है, यानी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी यूनिट बना सकते हो? 2 लाख यूनिट। 2 लाख। फिर आपको दे रखा है नॉर्मल कैपेसिटी। क्या बोल रहा है? कंपनी ने अपनी नॉर्मल कैपेसिटी 90% डिसाइड की हुई है। इसका मतलब नॉर्मली आप 2 लाख का 90% प्रोडक्शन करते हो। 1,80,000। ये आपकी नॉर्मल कैपेसिटी होगी। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 11 रुपए पर यूनिट है और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 3,60,000 रुपए है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट है और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 270 है। सेलिंग प्राइस 20 रुपए पर यूनिट है। अब आपका एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है वो 160 हुआ है। लीजिए, जब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो हुआ कितना? 160 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। और सेल हुई है 150 यूनिट। सेल कितनी हुई? 50। और वो बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक बचा है 20,000 यूनिट। एक बात बताओ, 160 बनाया, 150 बेच दिया तो क्लोजिंग कितना बचना चाहिए था? 10। लेकिन ये बोल रहा है क्लोजिंग कितना बचा? 30,000। 20,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ होगा। हाँ। भाई एक सीधी सी बात है, देखो मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना सिखाया, इस बार उसने क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग गायब कर दिया। आप बताओ मुझे, आपने क्लोजिंग कैसे निकालना सीखा था? सर ओपनिंग स्टॉक प्लस नंबर ऑफ यूनिट स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन माइनस सेल्स। माइनस सेल्स। ये दे रखा है 20। निकाल। प्रोडक्शन किया 160 माइनस 30,000। नहीं 10 बचेगा ना? 10। हाँ। ये लीजिए, ये मैंने सारी यूनिट्स का डेटा ले लिया। मेरे पास एक्स यानी ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो 10,000 है। बताओ क्या ये पहला पैराग्राफ यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? ये बोल रहा है कैपेसिटी 2 लाख है, 90%। जब हम नॉर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं तो 180, लेकिन एक्चुअल काम हमने किया 160।
सेल्स हमने की 150, लेकिन प्रॉब्लम ये कि क्लोजिंग अभी भी 20 बचा हुआ है, जबकि अगर 160 बनाऊंगा और 150 बेच दूंगा तो 10 बचना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल यूनिट ज्यादा थी, तो मैंने ये निकाल लिया कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था फिनिश गुड्स का। आओ आगे बढ़ते हैं। फिर इसने एक और बात बोली कि जो एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी 35,000 ज्यादा लगी है पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी पिछले साल हमने जो वेरिएबल कॉस्ट सोची थी, तो वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है, लेकिन 11 बढ़ गई। वो बोल रहा है कि इस बार 35,000 रुपए ज्यादा लगे हैं। हो सकता है मटेरियल महंगा हो गया हो सकता है लेबर महंगी हो गई हो, लेकिन वो कब हुई? पिछले साल के इस साल? सर इस साल हुई। इस साल हुई है। ठीक है, क्लियर यहां तक मेरी बात? बिल्कुल। तो आपकी मटेरियल कॉस्ट क्या हो गई? सॉरी, आपकी जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी 35,000 रुपए ज्यादा लगी है। अभी आपसे पूछ रहा है आपको प्रॉफिट निकालना है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का यूज करके और मार्जिनल कॉस्ट मेथड का यूज करके। इन दोनों मेथड को यूज करके आपको क्या निकालना है? अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है। आइएगा, सबसे पहले ए पार्ट बनाते हैं। आसान वाला काम कर लेते हैं पहले। यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले अपन प्रॉफिट निकाल लेते हैं बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले लिख दो सेल्स। मैंने 1,50,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से बेची है, तो मेरी सेल्स आ गई 30 लाख रुपए। क्या? तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी 30 लाख रुपए। क्या हो गया? अब हेडिंग डालोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि जब मैं सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटाऊंगा तो ही मेरे पास क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। इसको तो आउटर कॉलम में बाहर कर दो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आपको दे रखी है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो बताइए प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगेगी आपकी? आपकी 11 रुपए पर यूनिट लगती थी, इनटू कितनी यूनिट बनाई आपने? 160। लेकिन प्लस 35,000 और लग गया, क्योंकि हम एक्चुअल डेटा ले रहे हैं। आप समझ रहे हो? मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल डेटा ले रहा हूं, तो 11 तो लगने ही लगने थे ना, वो तो मेरा रेट था ही था। 7,95,000। लेकिन प्लस उसने क्वेश्चन में बोला है 35 और ज्यादा लग गए, तो कितना हो गया? 17,90,000। बोलो, ये बात समझ में आ गई सबको? नाउ प्लस कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितनी है? 10,000। इनटू पिछले साल की रेट क्या रही होगी? 11। आप सुनना बहुत ध्यान से, ये 35 इस बार ज्यादा लगे हैं, पिछली बार थोड़ी ज्यादा लगे थे। तो पिछली बार तो 11 ही रुपए लगे होंगे बस आपके। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूशन मैंने आपको बताया था हमेशा प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पर होता है, और उसका रीजन है क्योंकि ये ओपनिंग बन पिछले साल ही गया था। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 1,10,000 माइनस सर पहले जब अपन ये मार्जिनल कॉस्टिंग की बनाते थे ना स्टेटमेंट, हाँ जी, सर उसमें ये ऐसे थोड़ा करते थे। तो उसमें मैंने आपको स्टॉक के एडजस्टमेंट नहीं बताए थे, सेम ही है बिल्कुल। हाँ। तो अब अगर स्टॉक आ गया तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना।
भाई अच्छा। अभी तक आपने जो मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट पढ़ा था वो ये था जितना बनाया उतना ही बेच दिया। अगर ऐसा होता तो ये ओपनिंग क्लोजिंग हट जाएंगे आपके, तो सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। हाँ। लेकिन अब अगर ऐसा प्रैक्टिकली सोचो, कोई जरूरी है अब जितना बनाओगे उतना ही बिक जाएगा? नहीं नहीं, सब चांसेस होते हैं। तो होते ही है, तो इसलिए अब हम स्टॉक का एडजस्टमेंट सीख रहे हैं बेसिकली। अच्छा। बताओ इस बार आपकी कॉस्ट कितनी लगी है? 70,95,000। इतना पैसा लगाकर आपने कितनी यूनिट बनाई? 60। तो बताइए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक अगर 20,000 बचा तो 20,000 की वैल्यू क्या होगी? 1795 / 160 इंटू 20,000, 224375। ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिया। ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1795 प्लस 110 माइनस 224375 कितना आ गया? 1680,625। बोलो यहां तक क्लियर? कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया मैंने। भाई आप देखो मैंने 1795 खर्च किए हैं और 160 यूनिट बनाई है, तो रेट पर यूनिट निकाल ली और इनटू कर दिया जो यूनिट मेरे पास बची हुई रह गई। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी लग रही है? मैंने बेची है 150 यूनिट इंटू 3 रुपए के हिसाब से लगी है। हमेशा ध्यान रखना सेलिंग एक्सपेंसेस किन यूनिट पर लगते हैं? सेल्स पर। जो यूनिट बेचोगे, बनाई वाली यूनिट पर नहीं लगती सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन यूनिट सोल्ड। ये लो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। कितनी हो गई? 2130,625। कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो अब आप। कंट्रीब्यूशन 30 लाख 869,370। ये लीजिए आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से लेस क्या कर दोगे? फिक्स कॉस्ट। तो एक तो प्रोडक्शन की दे रखी है और एक सेलिंग दे रखी है। प्रोडक्शन की कितनी दे रखी है आपको? 360। 360। और सेलिंग की 270। ये दे रखी है टोटल 6 लाख। प्रॉफिट निकाल। टू 39375। बोलो बच्चों बोलो, समझ आया क्या? बिल्कुल सर फॉर्मेट। ये क्लोजिंग स्टॉक का थोड़ा सा डाउट आ रहा है। क्यों आ रहा है मुझे बताओ? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ये बताओ चलो। सर जो बच जाता है गुड्स वो। ये पता लग गया आपको 20,000 बचा है। हाँ। अब मुझे ये निकालना है कि 20,000 की कॉस्ट क्या थी। तो अगर 1,60,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट ये है तो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी ना इससे। अच्छा। हाँ सर। और हाँ मल्टीप्लाई। वो फॉर्मूला ही तो लगाया। हाँ फॉर्मूला ही लगाया है। हाँ। ये प्रोडक्शन कॉस्ट लगी इतनी यूनिट पर बनाने की, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई मल्टीप्लाई बाय। हाँ सर। सर ये हाँ 3,60,000 तो नॉर्मल फिक्स कॉस्ट गिवन है ना, और सेलिंग अलग नॉर्मल से गिवन है। एक्चुअल गिवन होगी क्वेश्चन में, तो ये तो एक्चुअल लगी होगी ना आपकी। फर्क क्या है सर? क्या? एक तो 3,60,000 दिए, एक 2,70,000 दिए है ना, तो 2,70,000 में तो बोल रही है कि वो फिक्स कॉस्ट सेलिंग वाली है। एक प्रोडक्शन की एक सेलिंग की दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट लग रही है ना।